हेलो। नमस्कार दोस्तों। ओनो स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और मैंने आप लोग को स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस लेवल की ओर लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कुछ बेसिक टॉपिक से आपको स्टार्ट किया था, लाइक परसेंटेज। फिर मैंने रिसेंटली प्रॉफिट एंड लॉस भी स्टार्ट किया है। तो एक तो मैं टॉपिक वाइज तो आपको कवर कर ही रहा हूँ, सिलेबस वाइज। और मैं एग्ज़ाम के लिए कुछ जो भी आपका नियरेस्ट एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जीडी का एग्ज़ाम हो, या कोई भी एग्ज़ाम नियरेस्ट आएगा, चाहे वो रेलवे सीबीटी टू का एग्ज़ाम, उस पे जो भी प्रीवियस ईयर पेपर या एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट जितने सारे होते हैं, उस पर मैं एग्ज़ाम प्रैक्टिस में रेगुलर कराता रहूँगा। ताकि इसके क्या होगा कि आपका एक टॉपिक वाइज तो आपका सिलेबस कवर हो ही, बट और एक आपका एग्ज़ाम प्रैक्टिस भी हो कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच लेता हूँ। तो ये सारे चीज़ को आज मैं आप लोग के सामने एक सीजीएल का मतलब मॉक टेस्ट का ही पेपर ये है, उसमें मेंस के कुछ क्वेश्चंस पेपर है, वो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। इसमें बस ये देखना है कि आपको कैसे हम लोग क्वेश्चंस को अप्रोच लेते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये सारे चीज़ को बनाना रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़ो, क्योंकि जब तक आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते हो तो क्वेश्चंस सॉल्व ही नहीं होता है। मतलब 50% तो सॉल्यूशन आपका क्वेश्चंस पढ़ने में ही हो जाता है, क्योंकि आप क्वेश्चंस को सही तरीके बारीकी तरीके से नहीं पढ़ोगे, फिर वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान ही सवाल है, परसेंटेज का सवाल है ये। और इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ भी बनाए परसेंटेज पे, और उनमें टॉपिक भी मैंने डिस्कस किया। तो ये क्या बोल रहा है कि कोई भी पहले टैक्स इम्पोज ऑन आर्टिकल डिक्रीज हुआ है पहले कितना 10%, और कंजम्पशन हमारा इंक्रीज कितना हुआ है 10%। मतलब कोई भी आर्टिकल में उसमें पर टैक्स जो लगा रहे हो उसको 10% का डिक्रीज किए, फिर कंजम्पशन हमारा कितना 10% का बढ़ गया, तो ओवरऑल कितना रेवेन्यू में चेंजेज आया। ओवरऑल रेवेन्यू 10% बढ़ा या 2% घटा या 1% डिक्रीज हुआ या 11% हुआ, ये सारे चीज़ है। तो आपको पता होगा परसेंटेज में एक बेसिक सा फॉर्मूला भी मैंने बताया था कि जब भी इंटीजर में परसेंटेज बढ़ता है या घटता है तो हम लोग डायरेक्ट क्या अप्लाई करते हैं, x प्लस एक्स बाई 100। तो यहाँ पे बस वैसा ही कुछ दिया हुआ गिवन है कि मतलब दोनों एक बार बढ़ रहा है और एक बार घट रहा है। तो एक जो भी हमारा पॉजिटिव साइन होगा वो कहीं ना कहीं इंक्रीज वाला होगा, और नेगेटिव साइन जो कहीं ना कहीं जो डिक्रीज होगा। तो +10 -10 +10 इंटू -10 डिवाइडेड बाई 100, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 10 से 10 कट गया, ये कितना आ गया -1%। तो आपका क्या देखा गया है 1% का डिक्रीज। वैसे ही मतलब क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि मेंस में आपका जितने सारे क्वेश्चंस आएंगे सब टफ का टफ ही रहेगा, उसमें आपको 50-60% इजी टू मॉडरेट लेवल रहते ही हैं, और कुछ कुछ और मॉडरेट होते हैं। टफ में भी 15-20 क्वेश्चंस तो टफ आते ही हैं, मतलब उसमें आपका होना ही चाहिए प्रैक्टिस। बट पहले आप बेसिक्स तो आप अपना अच्छा करो जो भी है, ऐसा ना हो कि वो जो टफ के चक्कर में आपका जो इजी 80% है वही क्वेश्चन छूटना स्टार्ट हो जाए। और बहुत सारे एग्जाम अदर भी देखा जाए, चाहे वो MTS हो, GD हो, CHSL हो या रेलवे हो, चाहे रेलवे का CVT 1 पेपर हो, CV2, उतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं, बेसिक्स फंडामेंटल्स पे क्वेश्चन आते हैं। टफ जहाँ पे करता है वहाँ पे आप टफ का अप्रोच रखो। पहले आपका बेसिक्स तो अच्छा होना चाहिए, चाहे CDS एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे वो फिर CGL का मेन सी क्यों नहीं अपेयर होना चाह रहे हो, तो वो सारे जगह पे मतलब आप फिर अपना थोड़ा सा माइंडसेट को चेंज करना, और मतलब कैसे उसको बनाया जाता है वो सारे चीज़ को देखना। मतलब तो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप पढ़ें इसको अच्छे से, और पहले ट्राई करें क्वेश्चंस को बनाने के लिए कि क्या है इसमें दिया हुआ है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस को देखे स्टार्टिंग में नहीं बनना हो, कीवर्ड को समझे, मतलब कहाँ कहाँ दिया हुआ है, जो जो हमारा डेटा दिया हुआ है ये है। बाकी सारा जो कहानी है कि मतलब क्या खरीद रहे, क्या बेच रहे, क्या कर रहे हो, उससे हमको क्या मतलब है। फिर एक बार तो पढ़ लिए अलग बात है। जैसे यहाँ बोल रहा है कि कॉम्पैक्ट प्लेयर्स एक चीज़ को बेचा गया है 13,600, सोल्ड फॉर ₹13,600, इनकर्ड अ लॉस 15%। मतलब 13,600 पर बेचने पर आपको लॉस कितना होता है 15% का। बोल रहा है कि कितना प्राइस पर बेचे, एट वॉट प्राइस शुड एट इट हैव बीन सोल्ड टू मेक प्रॉफिट 35%। कितना परसेंट में बेचे कि वो 35% का प्रॉफिट हो। ऑप्शंस भी गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या चलेंगे हम लोग कि इसका सेलिंग प्राइस निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है,
और किस पर निकालना है, 35% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो क्वेश्चंस में बेसिक क्वेश्चंस हैं, कैसे अप्रोच लेंगे पहले ये समझो, क्योंकि इसका अप्रोच ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट अज्यूम कर लो कि 100 रुपये का कोई चीज़ होगा, तो सबसे पहले 15% के लॉस, मतलब कहीं ना कहीं उसको 85 पे सेल किए होगे, तो बेचना चाह कितना रहा हो, 35% का लाभ में, तो कहीं ना कहीं 135 में बेचना चाहते हो। तो क्या हो रहा है कि बस यही है कि 85 का जो यूनिट का डाटा गिवन है 13600 और 135 यूनिट का निकालना है। बस क्वेश्चन ऐसा है, मतलब क्वेश्चन इतना लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट ओवरऑल बस यही है, ये इतना ही समझना है आपको। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन आएगा वो होगा बस कि 85 यूनिट का वैल्यू 13,600, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13,600 डिवाइड बाई 85 इंटू 135 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। तो ये निकालने के लिए आपको, जब हम देखेंगे यहाँ पे 17×85 और ये 27 गुना 5 होता है 135। अब ये 17 से कहीं ना कहीं जब 17 का टेबल आप पढ़ोगे, अब जैसे ये सब कैलकुलेशन जब होता है तो हम कैसे समझे कि 136 17 से कट रहा होगा। जिनको टेबल याद होगा तो ऑब्वियस की बात है, वो जान रहे हैं कि 8 बार में कहीं ना कहीं कैंसिल हो रहा है। जिनको टेबल ना भी हो तो इसका यूनिट डिजिट देखिए 7 है, और यहाँ पे क्या है 6 है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे साथ में कि 6 आना चाहिए। ऑब्वियस की बात है 8 ही से गुना करेंगे तभी आएगा, और जब ये 8 से मल्टीप्लाई होता है तो ये बनता है 136। तो जब भी आपको मान लीजिए टेबल ना भी याद रहता है कभी कभी, तो आप जब वो जान रहे हैं कि कैलकुलेशन ऐसा आ रहा है कि वो पूरा का पूरा कटना है, तो आप यूनिट डिजिट को यहाँ पे फोकस करो। आपको दिख रहा था कि 136 है और नीचे में क्या है 17 है, तो हम क्या इसमें मल्टीप्लाई करें कि 6 बने, और इसको ऑब्वियस की बात कटना ही, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में आंसर है नहीं। तो कटने के लिए इसको 8 बार में गुना भी अब करेंगे, 8 7 56 के 6 और 8 5 13, मतलब 8 बार में कैंसिल आउट हो ही जा रहा है। तो ये सारा भी चीज़ आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कि इन केस यदि सपोज दैट किसी चीज़ का टेबल आप भूल गए हो, जैसे कोशिश तो करना ही चाहिए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टेबल्स को याद रखें, चाहे आप 220 30 जहाँ तक भी आपसे मेमोराइज हो पाता है उसको एकदम फोकसली, और स्क्वायर नंबर भी आपको 50 तक मेमोराइज कर ही लेना चाहिए। अब यहाँ पे 8 आ गया, 27 गुना 8 करना है, तो 8 7 56, लास्ट में यूनिट दिख रहा है कि 6 इसमें भी है और इसमें भी है। अब 8 दूनी 16 करेंगे, और 56 में 16 में 5 जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं 21 होगा, तो दिख रहा है कि ये ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि पहले क्या अप्रोच ले, कैसे उसको कैलकुलेशन करें। मतलब आपको मैं बस यही दिखाना चाह रहा हूँ, एक तो पहला चीज़ अप्रोच दिखा रहा हूँ, जो भी मैं एग्जाम में क्वेश्चंस रिलेटेड प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, चाहे वो MTS का हो चाहे CGL का हो, बस कुछ ना कुछ अप्रोच बस बताना चाह रहा हूँ। और बाकी तो टॉपिक वाइज आपका चल ही रहा है, वो तो आपका ख़त्म होगा ही। परसेंटेज को कंप्लीट करने के बाद प्रॉफिट लॉस मैंने स्टार्ट किया ही है, वो तो आपका चलता ही रहेगा। लेकिन ये भी आपका एक चीज़ चलेगा, कैसे इस चीज़ को बनाया जाता है, कैसे अप्रोच ले डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है कि आपको पूरा अर्थमेटिक एडवांस सब कुछ आता है इसमें, तो वो एक आपको एक ओवरव्यू अच्छा मिलेगा, मतलब क्वेश्चंस को डील करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि कोई भी अमाउंट 3000 हो गया है कितना, 6000, मतलब 3000 से कितना हो गया है 6000 हो गया है, कितना साल में हुआ है, 2 साल में हुआ है। और कंपाउंड इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स, 4 साल में कितना होगा, तो 4 साल में ये 3000, ये 4 साल में कहीं ना कहीं इसका 4 गुना बनेगा, 12,000 ही बनेगा। क्योंकि जब इसको आप बेसिकली फार्मूला से देखने की कोशिश करोगे तब आपको पता चलेगा कि 2 का पावर 2 करते हैं तभी ये 4000 आता है। जैसे इसको एक जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपको बताते हैं कि प्रिंसिपल के कितना टाइम्स हो रहा है, वो 4 टाइम्स हो रहा है कि कैसे हो रहा है, 3000 इंटू 1 प्लस R/100 का पावर 2, 6000 बन रहा है। तो ये दो बार में कट गया ये। अब 3000 का 1 प्लस R/100 का पावर 4 कर दिए, ये कितना बनेगा, तो इसका कहीं ना कहीं वैल्यू कितना है, 2 के बराबर है। इसका स्क्वायर का वैल्यू कहीं ना कहीं 2 के बराबर है, तो स्क्वायर को हम पावर 2 करेंगे तो 2 का पावर 2 मतलब 4 होगा, मतलब 3000 गुना 4 करेंगे तो अब इसके बाद ये कितना बनेगा, 12000 बनेगा। तो 12,000 आपका हो गया अमाउंट। तो बोल रहा है इंटरेस्ट 4 साल में कितना होगा, तो इंटरेस्ट यहाँ पे कितना दिख रहा है, 9000 का। कोई भी प्रिंसिपल 3000 से 12000 बनना
मतलब वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं 9,000 का उसमें इंटरेस्ट आएगा। बेसिक क्वेश्चन है, आप नॉर्मल अप्रोच, ये इसका एक बेसिक अप्रोच है, ऐसा नहीं कि ये टफ है। और नॉर्मली मैनुअली ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब 2 गुना हो रहा है 2 साल में, 4 साल में कितना गुना होगा, तो 2 का पावर 2 कहीं ना कहीं आएगा। 8 का पूछता तो और भी वो कहीं ना कहीं 3 गुना होता वो। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 का पावर 3 8 गुना हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वोट एंड स्ट्रीम का सवाल है। वोट एंड स्ट्रीम में सबसे कुछ नहीं करना है आप लोग को। वोट एंड स्ट्रीम का जब भी सवाल रहे, वोट एंड स्ट्रीम, तो इसमें क्या होता है, एक बेसिक मेथड आपको मतलब मैं सिखाऊंगा जब क्लास इसका स्टार्ट करूंगा। तो उसमें जब टाइम एंड डिस्टेंस के बाद वोट एंड स्ट्रीम ही चैप्टर आता है। यूएसडी मतलब यू मतलब होता है अप स्ट्रीम, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, और डी मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में नाव की चाल, और एस मतलब होता है स्टील वाटर। ये सब कोड वर्ड लिखते हैं ताकि एग्जाम में उतना लिखना ना पड़े। स्टील वाटर में नाव की चाल, धारा की दिशा में हो गया डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम हो गया धारा के विपरीत दिशा में। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या, यूएसडी बस हम लोग को बस समझना है। यू मतलब क्या हो गया, धारा के अपोजिट में नाव का स्पीड कितना है। डी मतलब हो गया धारा की दिशा में नाव का स्पीड कितना है। और एस हो गया शांत जल में नाव की चाल। तो आदमी बोल रहा है, एक आदमी है, अ मैन रो डाउन 15 किलोमीटर इन 3 आवर। 15 किलोमीटर वो चलता है 3 घंटे में। तो जब 15 किलोमीटर 3 घंटे में चल रहा है तो स्पीड कितना होगा, 15/3। और 15/3 का मतलब कितना होता है, 5 किलोमीटर पर आवर होगा। ये सभी तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि इसका अब जब डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 15 किलोमीटर, हमको निकालना है स्पीड निकालना है, और टाइम भी दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बाई टाइम बराबर स्पीड होता है। क्या होता है, स्पीड। और स्पीड मतलब स्पीड को हम लोग चाल भी बोलते हैं। तो चाल बराबर क्या लिख सकते हैं, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। यहाँ पे दूरी गिवन है 15 किलोमीटर, जो यूनिट गिवन रहेगा उसी यूनिट में रखिएगा, ऐसा नहीं कि यूनिट चेंज हो जाए। तो 5 किलोमीटर पर आवर। और बोल रहा है कि रिटर्न आता है 7.5 घंटा में, मतलब धारा के विपरीत दिशा में उसका स्पीड कितना हो गया, 7.5 घंटा। अब 7.5 घंटा बोलने का मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 15/7.5 बोलेंगे तो 2 आएगा कहीं ना कहीं। कुछ कुछ चीज़ आपको जैसे वो तो मैं लिख भी रहा हूँ कि मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय, ये सब चीज़ तो कहीं ना कहीं माइंड में थोड़ा करना स्टार्ट करना होगा। यदि आप रेगुलर थोड़ा बहुत पढ़े हो तो, नहीं पढ़े हो तो बेसिक से पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी बुक प्रैक्टिस करिए, उस चीज़ को आपको बनाना ही होगा। तो इस तरह से हो गया अपर स्ट्रीम में 2 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम में हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है क्या, स्टील वाटर में। तो स्टील वाटर में दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, 5+2 7/2 मतलब कहीं न कहीं 3.5 होगा। 3.5 है स्टील वाटर में, तो इसका डिफरेंस 1.5 आ रहा है, इसका भी डिफरेंस 1.5 आएगा, मतलब 1.5 किलोमीटर पर आवर है उसका पानी का चाल है। तो ये हो गया 3.5। तो इस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच लिया जाता है कि कैसे हम लोग को टाइम और डिस्टेंस वगैरह गिवन था तो स्पीड निकाले पहले, और जब भी आप शांत जल में नाव की चाल निकालोगे तो बस एवरेज होता है। वो जो आप धारा की दिशा में जो नाव की चाल है और धारा के विपरीत दिशा में जो नाव की चाल है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं, उसी से निकलता है शांत जल का, शांत जल में नाव की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक सा अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ भी नहीं है ये, कि ऐसा नहीं कि ये नहीं बनेगा आपसे। m+n बराबर 1, और पूछ रहा है क्या, mq + nq + 3mn का वैल्यू क्या होगा। तो m+n बराबर 1, और इसका वैल्यू जब हमको निकालना है, दोनों तरफ हम क्यूब करेंगे, तो क्यूब करने से क्या हो जाएगा, m+n का होल क्यूब बराबर 1 क्यूब। तो ये क्या कन्वर्ट होगा, mq + nq + 3mn इंटू m+n बराबर 1। 1 का क्यूब मतलब 1 ही, और इसका भी मान दिया हुआ 1। तो ये जो हमको आपको लेफ्ट साइड जो दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं यही तो पूछ रहा है, तो इसका टोटल का वैल्यू भी 1 ही होगा। तो ऐसे
और नॉर्मली ऐसे भी बच्चे सोच के बना सकते हैं कि एम का मान 1 मान लेते हैं और एन का मान 0 मान लेते हैं, तो ये भी तब भी दिख रहा है कि हमको ये 1 आएगा, ये 0 आएगा और ये 0 हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग मेथड से बना सकते हो इसका, ऐसा नहीं कि वैल्यू पुट करके नहीं बनेगा। अलजेब्रा में मैं आपको जब अलजेब्रा पूरा पढ़ाऊंगा तो वहाँ कैसे पता चलेगा आपको कि किस क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई करते हैं और किस मेथड में। ये सब फार्मूला वार्मूला बहुत कम अप्लाई होता है, कभी कभार क्वेश्चन में अप्लाई कर लिए तो कर लिए, लेकिन वहाँ फार्मूला भी नहीं होता है अप्लाई। जनरली लोग सोचते हैं कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा में बहुत सारे फार्मूलाज वगैरह अप्लाई होते हैं, लेकिन नहीं, उसका भी बहुत तरीका बन चुका है कि आप वैल्यू पुट करिए, देखिए ऑप्शन में क्या है, वही रिजल्ट आपका डायरेक्ट आएगा। क्योंकि आप जहाँ पे वहाँ पे फार्मूला पे बनाना सारा क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी फेस होगा फिर। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का ये सवाल है, कॉसेक्स स्क्वायर 60 डिग्री हमारा है और सेक स्क्वायर 60। तो सबसे पहले आपको इसमें तो वैल्यू आपको सब पता होना चाहिए कि 0 डिग्री, 30 डिग्री और ये हो गया 45, 60 और 90। ट्रिग्नोमेट्रिक का जो वैल्यू होता है, 6 वैल्यू होता है रेशियो का, साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब कितना होता है, ये थोड़ा एक तरफ हो गया आपका। यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, एक टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक, और हो गया फिर फाइनली कॉट थीटा। सो साइन थीटा का 0 में वैल्यू 0 ही होगा, और जस्ट ये फिर 30 में क्या हो जाता है 1/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2 और ये 1। कॉस थीटा जस्ट इसका रिवर्स, कॉस 0 में 1, कॉस 30 में √3/2 और कॉस 45 में, और कॉस 45 और साइन 45 का सेम होता है, याद रखिएगा। और ये 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 90 0। टैन में क्या होगा, बस साइन बटा कॉस का जो वैल्यू होगा वही होगा, 0/1 करेंगे तो 0, 1/2/1/√3/2 करेंगे तो क्या आएगा 1/√3, और इसमें दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इसमें दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये √3 आ जाएगा, और ये 1/0 करने पे क्या होता है, इन्फानाइट हो जाता है। मतलब ये ऐसा नंबर है ना, आप पहले वो 11-12 में पढ़े होगे कि 1/0 होता है इन्फानाइट और 0/0 होता है अनडिफाइन। अनडिफाइन डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटिव आ जाता है। और कॉसेक में भी करेंगे तो जस्ट 1 बाई साइन थीटा को ही हम लोग कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ये सब जानते होगे कि कॉसेक थीटा जो होता है हमारा 1 बाई साइन थीटा, और जो सेक थीटा है हमारा 1 बाई कॉस थीटा, रिवर्स है बस, और tan थीटा को 1 बाई कॉट थीटा। तो ये सब बेसिक चीज़ तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में नहीं याद रहा ना, तब तो फिर क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, मतलब बनेगा भी तो टाइम लगेगा फिर, क्योंकि उसका जो कुछ कुछ बेसिक्स फार्मूलाज और जो भी चीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ज़्यादा नहीं, 15-20 को फार्मूलाज होगा, ज़्यादा नहीं होगा, बाकी फिर वो खुद ही बनता है उस पर। तो वो सारा चीज़ को आपको माइंड में ज़्यादा जल्दी याद रखना होगा कि जैसे ही कोसेक 60 का वैल्यू आपको दिमाग में आए तो साइन 60 सोचिए कि हाँ √3/2 होता है, 2/√3 होगा, ऐसे करके सोचना होगा। मैक्सिमम बच्चों को क्या होता है कि वो वैल्यू को ही पुट करने में 1-1.5 मिनट लगा देते हैं। जब ये क्वेश्चन तो थोड़ा छोटा लिया गया है, एग्जाम में और बड़े क्वेश्चंस भी आता है कि मतलब 10-10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू रहेगा, ऊपर में भी रहेगा नीचे में भी रहेगा, सबको डिवाइड करके तब फिर फाइनली आंसर आता है। एक तरह का वो सिंप्लीफिकेशन का सवाल बन जाता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं सवाल है। जब आप उसका वैल्यू को रख दिए तो वो सिंप्लीफिकेशन बन गया। तो लेकिन वो जब तक वैल्यू ही नहीं याद होगा किसी को, तब तो उसके लिए फिर टाइम टेकन लगेगा ही। तो यहाँ पे फिर कॉसेक 0 का वैल्यू हम देखें तो 0/1, 0/1 को तो 0 ही करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जब 0 में हमको 1 से भाग देना हो तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन 1/0 का वैल्यू इन्फिनेटिव होता है। ये दो चीज़ आपको याद रखना है, 0/1 का वैल्यू 0 और 1/0 का वैल्यू इन्फिनेटिव। उसी तरह से tan 30 का वैल्यू तो पता ही हो गया, साइन कॉसेक 30 1/2 का उल्टा क्या करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा और ये 2/√3 हो जाएगा। अब ये 1/0 फिर आ गया 1/0, तो मतलब कहीं ना कहीं ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। सेक 0 करेंगे तो कहीं 1/1 1,
क्योंकि 1/1 1 ही आएगा, √3/2 है तो ये 2/√3, और ये हो गया √2, और ये फिर हमारा 2, क्योंकि वो 1/2 का उल्टा 2 हो गया। अब 1/0 फिर से यहाँ पे आ गया इन्फिनेटिव, 1/0 हमारा इन्फिनेटिव हो गया। साइन 0 0, कॉट थीटा में हम लोग देखेंगे साइन 90 हमारा है 0 1 है, तो ये कहीं ना कहीं 1 ही ना होगा, कॉसेक भी 91 होगा। और ये जो तुम्हारा बन रहा है ये साइन 90 यही बन रहा है, ये इन्फिनेटिव बनेगा 0, क्योंकि जब ये यहाँ आ रहा है तब ये लास्ट होगा, क्योंकि इसका रिवर्स होता है दोनों। कॉट थीटा में बस 1/0 लाओगे तो ये भी इन्फिनेटिव, ये √3, ये 1, और ये 1/√3। अब 1/इन्फिनेटिव करोगे तो 0। बस इतना सारा बेसिक है, ज़्यादा कुछ नहीं कन्फ्यूजन होगा। मतलब आपको ये 3 भी याद रहा ना ऊपर का, तभी फिर भी कैलकुलेट किया जा सकता है जल्दी। तो कॉसेक 60 बोले तो कॉसेक 60 का साइन 60 का √3/2/√3 मतलब 4/3 ऐसा करना होगा आपको। 6 60 बोले तो 6 cos 60 1/2 मतलब ये 4 हो गया, 1/2 मतलब 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, माइनस cot 60 का मान उसका √3 तो इसका 1/√3 होता है, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3, और tan 30 का मान 1/√3 फिर होता है प्लस 1/√3। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कैंसिल हो गया, 4 + 4/3 5 पूर्णांक 2/3 आ जाएगा, मतलब 1/3 आएगा, क्योंकि 5 जोड़ेंगे इसमें तो 4 + 1 5 पूर्णांक 1/3। तो इस तरह से सबसे पहले मैं तो बस आपको ये एक वैल्यू बता रहा था कि ये कैसे मेमोराइज करना है। ये तो अभी मैं लिखा भी, जब जनरली मैं इसको प्रैक्टिस कराऊंगा तो फिर उतना लिखना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेम ही क्वेश्चन है, ये आ गया थोड़ा ट्रायंगल का क्वेश्चन है। ये बेसिक से ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है ये। आप जानते होंगे कि जो ये ट्रायंगल होता है हमारा ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल में एंगल ABC ये 60 डिग्री और BC ये 80 डिग्री, तो ये कितना होगा 60 140, ये 40 हो गया। आपको एंगल बाइसेक्टर निकालना है B और C का, तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है 90 + a/2, तो A का वैल्यू हो गया कितना 40/2 कितना हो गया 20, 90 + 20 110। लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं, पिरामिड का क्वेश्चन है। पिरामिड में बस आप 2 चीज़ याद रखना, जो पिरामिड में क्या होता है, इसका जो हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस में कुछ भी हो सकता है वो स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कुछ भी। लेकिन प्रिज्म के केस में क्या होता है, प्रिज्म के केस में जब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो ये हमारा बनेगा बेस एरिया इंटू हाइट, क्योंकि प्रिज्म क्या होता है ना कि वो कहीं ना कहीं वो ट्रायंगल टाइप का शेप नहीं होता है जब, लेकिन पिरामिड में कहीं ना कहीं वो शेप आ जाता है ट्रायंगुलर शेप, यहाँ से तीनों को कनेक्ट करते हैं। लेकिन प्रिज्म के केस में एक बेस में भी ट्रायंगल रहेगा और टॉप में भी ट्रायंगल रहेगा, तो जब दोनों सारे एज को मिलाते हैं तब ये बनता है प्रिज्म, ये बनता है इस तरह का शेप प्रिज्म बनता है, और ये बन गया पिरामिड। तो इसमें सरफेस एरिया पूछा है इसमें, तो बेस में है 1 सेंटीमीटर लेंथ का, तो जब ये 1 सेंटीमीटर लेंथ रहा होगा सब, तो बाकी सारा भी तो 1 ही होगा जितना भी होगा। जब आप पिरामिड को देखोगे तो आपको टोटल 4 सरफेस एरिया नज़र आएगा, एक आपको इधर, एक इधर, एक बेस एरिया हो गया और एक अपोजिट इसके, जो कि आपको इसको दिख नहीं रहा है, 3 डायमेंशन फिगर है। तो 4 सरफेस, और चारों क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू 1 अब 4 हमारा ट्रायंगल है तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो √3 आ गया हमारा आंसर, तो इसका आंसर हो गया √3। तो इस तरह से कैसे मैंने आप लोग को बस एग्ज़ाम रिलेटेड ओरिएंटेड क्वेश्चन ही कराएं कि ये सभी जो आप अपकमिंग एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSC CGL हो, चाहे वो
कोई भी एग्ज़ाम आपका आता है, चाहे MTS GD कुछ में भी आ, तो यहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चंस देखने को आपको मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स में पार्टिकुलर मैं एक एग्ज़ाम का करा रहा हूँ तो वो पार्टिकुलर उसी एग्ज़ाम में आता है। वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, मतलब वो आप सही तरीके से उसको देखते हो तो वो हर जगह हेल्प करता है, और इसमें कुछ नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज यहीं तक रखता हूँ।